हाय एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बजट पे देखेंगे कि इस बार का बजट 2025 का इसमें कौन कौन सा की पॉइंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उतना ही हम जानेंगे जितना हमारे एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं बजट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आज के वीडियो में देखेंगे बजट के बारे में 2025-26 का, जो 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। फिर इसमें देखेंगे संवैधानिक प्रावधान कौन कौन सा है, इसका बजट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और बजट एस्टिमेट क्या है, 25-26 से कितना एस्टिमेशन लगाया गया है, वही मेजर सोर्स क्या है रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, कहाँ से पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, वही डेवलपमेंट मेजर्स क्या लिया गया है। और इसमें इस बार के बजट में 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में किया गया है कि हमारे कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए 4 इंजन की बात किया गया। ये 4 इंजन क्या है उसके बारे में देखेंगे। टैक्स में कुछ चेंजेस किया गया है ना, इनकम टैक्स में, उसमें हम भी देखेंगे अच्छे से एग्जांपल के तहत ताकि हमको समझ में आए। वही मेजर एलोकेशन, कितना बजट में इस डिपार्टमेंट में ज्यादा एलोकेशन किया गया है, पैसे दिया गया है, वेलफेयर स्कीम इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है, और इसका जो की टर्म है बजट के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, उसे भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया है, जिसमें 4 इंजन के रूप में एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को मान्यता दी गई है। निर्मला सीतारमण जी उन्होंने लगातार 6 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किया। इनके कार्यकाल में ये लगातार 8वीं बार पेश करने वाली है महिला वित्त मंत्री बनी है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में किया गया है कि बजट को सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और संसद में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित प्राप्ति और व्यय का एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है बजट। अनुच्छेद 112 के तहत ये अनिवार्य प्रस्ताव है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये अनिवार्य रूप से बजट प्रत्येक साल के फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले बजट पेश करना पड़ता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं उसके अंदर बजट डिवीजन होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये हम ध्यान रखेंगे। बजट के साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स पेश होता है संसद में, इसे भी देखते हैं। इसे हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे कि संविधान के तहत अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या होता है। पहला रहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। वही दूसरा होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, कौन कौन से विभाग और मंत्रालय को, किस विभाग को किस योजना के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए, उसे भी पूरा लिस्ट एक बार बजट के साथ देना पड़ता है वित्त मंत्री को। तो वो आता है आर्टिकल 113 के अंतर्गत। वही फाइनेंस बिल भी होता है जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत। ये 3 डॉक्यूमेंट अटैच रहता है बजट के साथ, ये संविधान के तहत है। दूसरा आता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत। इसमें 2 डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और दूसरा होता है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट। तीसरा होता है अदर में, जैसे रिसीट बजट होता है ना, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना रिसीट है, एस्टिमेटेड प्रीवियस ईयर का भी उसका एक्चुअल रिटर्न रहता है। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल बिल होता है, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट होता है, की फीचर्स बजट का कौन कौन सा की फीचर है उसके बारे में दिया गया है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट, जो पिछले साल बजट में जो अनाउंस किया गया था उसमें कितना इंप्लीमेंट हो चुका है सरकार के द्वारा, कितना पैसा खर्चा, क्या कितना पैसा उस समय ग्रांट किया गया था और कितना उसमें से खर्चा हुआ, उसका भी स्टेटमेंट होता है। क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस सारे का हिसाब किताब देना। बजट एक तरह से समझिए कि आने वाले साल के लिए पूरा अनुमानित खर्चा का एक विवरण है, और जो पिछले साल जो वादा किया गया था बजट में अनाउंस किया गया था उसमें कितना खर्चा हुआ और कितना पैसा बचा है ना, कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, कितना कम हुआ, और किस प्रोजेक्ट में हुआ, किस स्कीम में हुआ, वो भी सरकार को देना पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक का पैसा। चलिए देखते हैं बजट, इस बार के बजट में क्या एस्टिमेट किया गया। तो टोटल रिसीट जो दिया गया है इस बार में, जो कितना प्राप्ति हुआ है, इसमें देखते हैं कि 2025-26 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां हैं 34,96,96,96 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया, एस्टिमेटेड है। वही इसके दौरान डेटेड सिक्योरिटी के माध्यम से सकल और नेट मार्केट उधार जो है वो 14,82,000 करोड़ रुपए और वही 11,54,000 करोड़ रुपया होने का अनुमान दिया गया। और शुद्ध नेट प्राप्तियां जो होगा, नेट रिसीट होगा, वो 28,37,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है। ये हम देख सकते हैं, ये मेरा रहा, ये है बजट एस्टिमेटेड है 2025-26 का, जो 34,20,000 करोड़ रुपया, और वही है टोटल रिसीट है। ये रेवेन्यू रिसीट का दिया है और यहाँ पे दिया है कैपिटल रिसीट का। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से हम समझाए हमें। वही कैपिटल एस्टिमेट दिया गया है बजट ईयर का 2025-26 में 16,40,000 करोड़ रुपया का। ये हुआ एस्टिमेटेड रिसीट का जो पैसा आएगा। वही खर्चे का भी दिया हुआ है 2025-26 का कि
इफेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बजट ईयर का 15,50,000 करोड़ का, ठीक है। और वही यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 39,40,000 करोड़ का, यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुल व्यय जो होगा, टोटल जो खर्चा होगा वो होगा 50,65,000 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है बजट ईयर 2025-26 के लिए। वही 2025-26 में 11,21,000 करोड़ रुपया जीडीपी का जो 3.1% है पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाया गया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां होता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जहां पे भविष्य में आने वाला कुछ फायदा होता है, उसमें कुछ लाभांश मिलता है या वो एक संपत्ति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रहा 2025-26 का एक्सपेंडिचर और रिसीट का एस्टिमेटेड डेटा कि कितना खर्चा होने के अनुमान है। वही देखते हैं फिजिकल डिफिसिट क्या है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान दिया गया है 2025-26 के बजट में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका 2025-26 का है, अनुमान फिजिकल डिफिसिट होगा 4.4 का, ठीक है। वही रेवेन्यू डिफिसिट 1.5 का दिया हुआ है डेटा, यहाँ पे देख सकते हैं। वही इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.3% का यहाँ पे अनुमानित किया गया है, और वही प्राइमरी डिफिसिट का 0.8% का अनुमानित किया गया है। तो ये है डिफिसिट ट्रेंड है जो दिया हुआ है 2021 से लेकर के 2000 बजट ईयर तक का 25-26 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत वो फिजिकल डिफिसिट मेरा होगा, क्योंकि सरप्लस में नहीं जाता है भारत का बजट, ज्यादातर डिफिसिट में ही होता है। मतलब कहने का है कि फिजिकल डिफिसिट मतलब जो हमारा खर्चा है ना, हमारा आय से ज्यादा है। सरप्लस तब होता है जब हमारा आमदनी 1 रुपया है और हम खर्चा कर रहे हैं उसमें से कितना कर रहे हैं, उसमें से 80% कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी हो जाएगा 20% का मार्जिन, वो सरप्लस हो जाएगा। वही मेरा खर्चा होगा 1 रुपया और 80% उसका हम आमदनी करेंगे, तो वो 20% का जो मार्जिन होगा वो मेरा डेफिसिट हो जाएगा। तो कुल आय और कुल व्यय का अंतर को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये हम समझ गए कि रहने वाला है 2025-26 में 4.4% का अनुमान किया गया फिजिकल डेफिसिट, इसे याद रखेंगे। उसी की पॉइंट को हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। वही मेजर सोर्सेज क्या है, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है वो देखते हैं। जो पैसा भारत में आता है इनकम टैक्स से आता है, टोटल पैसे का 22% है, ठीक है। वही हम जो उधार लेते हैं, है ना, उधार लेते हैं, जो हमारा दायित्व लायबिलिटी बनता है वो 24% है। 9% जो है नॉन टैक्स रिसीट है, मतलब जो गैर कर जो पैसा मिलता है, गैर रेवेन्यू है, उससे 9% मिलता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% मिलता है। जीएसटी अदर टैक्स से 18% मिलता है और 17% कॉर्पोरेट टैक्स से मिलता है। जो कंपनी होता है ना, टैक्स देता है कॉर्पोरेट टैक्स, उससे मिलता है 17%। 4% मिलता है आपको कस्टम ड्यूटी से मिलता है। तो यहाँ पे डेटा दी हुआ है, हमारे पास अगर 1 रुपया पैसा आया तो उसमें से कितना कितना हिस्सा कहाँ से है, टैक्स से कितना आ रहा है। वही जो पैसा मेरे पास जो जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा जाता है इंटरेस्ट में जाता है। इंटरेस्ट क्यों देते हैं, जब हम उधार लेते हैं किसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी विदेशी से, किसी भी बैंक से, तो भारत सरकार जो उधार लेता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है इंटरेस्ट में 20% का, और वही 22% जो है उससे ज्यादा खर्चा होता है स्टेट शेयर, मतलब जो पैसा आता है भारत सरकार को, जो भी पैसा मिलता है उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सेदारी होता है। 8% जाता है फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में। वही 8% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो होता है उसमें खर्चा होता है। अदर एक्सपेंसेस में 8% है। पेंशन में 4% का होता है। 16% होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता है ना, 2 तरह का होता है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो 16% इसमें जाता है। मेजर सब्सिडी जो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसमें 6% होता है खर्चा, और डिफेंस में 8%। जो भारत की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है, तो डिफेंस में 8%। फिर देखते हैं इस साल जो बजट में कहा गया है कि 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट। पहला है एग्रीकल्चर, फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट एमएसएमई के बारे में कहा गया है। वही तीसरा इंजन के बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया, और चौथा एक्सपोर्ट के बारे में कहा गया। भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित बनने का, डेवलप कंट्री बनने का। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बजट में क्या लिखा है चारों। पहला इंजन जो है, फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर है। इसमें कहा गया किस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। जिला कृषि विकास कार्यक्रम राज्य सरकार के सहयोग से शुरू होगा। इसमें जो कम उत्पादकता मध्यम फसल जो है 100 जिलों को शामिल किया जाए, और इसका लक्ष्य जो होगा 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का होगा, ताकि कृषि क्षेत्र में भारत डेवलप। एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 16% का हिस्सेदारी, वही सर्विस सेक्टर में चला गया है कितना, 55+ है सर्विस सेक्टर में। वही दलहन पे कहा गया है, जो दलहन है उस पे कहा गया भारत को आत्मनिर्भर बनना है। बहुत सारा दलहन इंपोर्ट करते हैं, तो आत्मनिर्भर बनना है कि भारत में ही दलहन को उगाए और भारत के लोगों को पूरा कर सके और हम एक्सपोर्ट भी करें। तो इसमें कहा गया है कि सरकार 6 साल का दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगा, जिसमें तुअर उड़द मसूर पर ध्यान केंद्रित करेगा। वही तीसरा कहा गया बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना के लिए। अगर जानते हैं बिहार के दरभंगा में मखाना उत्पादन बहुत होता है, पूरे भारत का लगभग 85% मखाना उत्पादन बिहार में। तो इसी के तहत बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए इस बजट में बात कही गई है, ताकि उसका उत्पादन है ना, प्रोसेसिंग
उसका विपणन मार्केटिंग है ना हो सके और उसका एक्सपोर्ट भी हो और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार भी। दूसरा कहा गया है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन तैयार किया जाए, उस बीजों का विकास करना है, प्रसार करना है और कमर्शियल उपयोग के लिए 100 से अधिक बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आगे कहा गया मत्स्य पालन में भी योजना लाया जाएगा कि भारत सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों में जो सस्टेनेबल फिशरिंग जो प्लानिंग है उसका एक ढांचा स्थापित करेगा, जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इस सब एरिया में क्या होगा ना कि मत्स्य पालन में होगा, तो हम एक मत्स्य पालन भी देखिए, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मत्स्य पालन में फिशरिंग में बहुत ही डेवलप है वो कंट्री। तो भारत के भी इतना बड़ा हमारा कोस्टल एरिया है भारत। वही दूसरा है कपास पे, कपास के प्रोडक्शन के लिए उसको बढ़ाने के लिए भी इस मिशन में बात कही गई कि कपास का उत्पादकता के लिए उसे बढ़ाया जाए, उसके लिए मिशन लाया जाएगा। वही केसीसी माध्यम से ऋण में वृद्धि करना है, जैसे संशोधित ब्याज अनुदान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ना 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। इसमें किसानों के हित की बात भी कही गई। वही असम में यूरिया प्लांट की स्थापना की बात कही गई है कि असम के नामरूम में 12,70,000 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक नया यूरिया प्लांट का स्थापना की बात कही गई, इस बजट में कहा गया। उसी को हम यहाँ पे हिंदी में लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसे नोट डाउन भी कर सके और समझ भी सके। वही एमएससी में दूसरा इंजन का सेकेंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट एमएससी को बोला। एमएसएमई के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन था, निवेश और टर्नओवर सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया। वही जो सूक्ष्म उद्यम है उसके क्रेडिट कार्ड की बात भी कही गई है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। वही स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की योजना की बात कही गई। नया फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम भी डेवलप हो हमारे देश में। और पहली बार जो उद्यमी होगा, जो उद्यम पहली बार शुरू करेगा, उसके लिए भी खासकर जो महिलाएं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातिया के लिए 5 लाख पहली बार उद्यमियों को सहायता मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए का जो टर्म लोन होता है वो भी प्रदान किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टाइम कोई उद्यमी बन रहा है, बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके बारे में भी कहा गया है। फुटवेयर और लेदर जो एरिया होता है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। हमारा देश इसमें बहुत ही आगे। इसमें कहा गया है कि फुटवेयर और जो लेदर क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है और दुनिया में वो जो है ना कंपटीशन कर सके, ताकि वो अपनी योजना को शुरू करके एक्सपोर्ट भी करे। लगभग 22 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है और 4 लाख करोड़ रुपए कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के माध्यम से। वही खिलौना उद्योग में चाइना बहुत ही आगे खिलौना उद्योग में है, भारत को भी आगे आना चाहिए। इस बजट में भी इस बारे में कहा गया है कि खिलौना उद्योग के लिए समर्थन करना। इस नई योजना को उच्च गुणवत्ता वाले नवीन टिकाऊ खिलौना के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत खिलौना निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। खिलौना उद्योग के लिए समर्थन। वही फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, तो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को समर्थन देने के लिए बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की बात कही। बिहार में एक हो गया मखाना बोर्ड का उत्पादन होगा, और दूसरा इस बजट में बिहार को ज्यादा विशेष दर्जा दिया गया है कि यहाँ पे 2 चीज सामने आ गया। एक तो हो गया मखाना बोर्ड का, यहाँ पे फिर बोल रहा है फूड प्रोसेसिंग जो होगा उसके लिए इंस्टीट्यूट एक मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना भी बात कही गई, इसे भी याद रखेंगे। वही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जो विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग शामिल होंगे। जैसे इसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे सौर जो पीवी सेल होता है, ईवी बैटरी होता है, मोटर कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रोलाइजर होता है, इस सब का जो है ना बैटरी को जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसे मजबूती मिलेगा। तो इसके तहत राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। और तीसरे इंजन है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है तीसरा इंजन। इन्वेस्टमेंट 2 तरह से इसमें बात कही गई, 2 तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पब्लिक में, जनता में और इकोनॉमी में। तो जनता में जो पब्लिक में बात कही गई वो क्या क्या कहा गया है वो देखते हैं। पब्लिक में क्या इन्वेस्ट करेगा सरकार? अलग है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। वही है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी आईआईटी। इसके तहत कहा गया है आईआईटी जितना भी कैंपस है, कॉलेजेस है, उसको बढ़ाया जाएगा, उसका और निर्माण किया जाएगा। वही डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जिला अस्पताल में कैंसर का सेंटर एक स्थापित करने की बात कही गई। वही अगला कहा गया कि भारतीय भाषण पुस्तक स्कीम, इसमें है ना स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्रारूप में भारतीय भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। वही वहां पे कही गई अटल टिंकरिंग लैब, इसमें भी कहा गया है प्रत्येक प्राथमिक और सरकारी जो मध्यम स्कूल में उसमें अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। वही यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात कही गई कि हर पूरे गवर्नमेंट स्कूल में सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्कूल सभी में पूरी तरह से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाया जाए। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, पीएम स्वनिधि, इसके बारे में भी कहा गया है। वही दूसरा कहा गया कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा? इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा वो देखते हैं। इसमें देखते हैं कि जल जीवन मिशन को 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है ताकि इसे 100% कवर कर सके। जल जीवन मिशन को याद रखेंगे, 2028 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया। वही पवन सेक्टर रिफॉर्मर के बारे में बात कही गई।
वही तीसरा है सपोर्ट फॉर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के, ताकि राज्य भी ग्रोथ करे, उसके लिए सपोर्ट करना है किसके, भारत सरकार के द्वारा। वही एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान भी लाया जा रहा है 2025-30 में, ये लॉन्च किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड भी लाया जा रहा है ना। तो इस तरह की योजनाएं हैं जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की बात कही गई, जहां से रिटर्न मिले भारत सरकार को और राज्य को, जो डेवलप कर सके। वही चौथा पिलर के बारे में कहा गया कि फोर्थ पिलर डेवलपमेंट का क्या है, तो वो मेरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भारत कैसे आगे जाएगा, क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट सरप्लस ही नहीं, एक्सपोर्ट डिफिसिट में, सिर्फ सर्विस सेक्टर में जो है ना हम सरप्लस में। भारत ट्रेड में सरप्लस में नहीं गया है, सिर्फ इस बार का जो इकोनॉमी सर्वे आया है उसमें आपको सिर्फ मिलेगा, सिर्फ सर्विस सेक्टर में सरप्लस में दिखाया गया है। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारा इकोनॉमी बूस्ट करे और दुनिया के बाजारों में भारत का सामान मिले, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इसमें कहा गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत क्या क्या किया जाएगा। वाणिज्य, एमएसएमई, वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिय स्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना की जाएगी। भारत ट्रेड नेट, इसके बाद ये क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान किया जाएगा भारत ट्रेड नेट के, इसे डेवलप किया जाएगा। वही तीसरे बात कही गई नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का इसमें स्थापना किया जाएगा। इसे उभरते हुए टायर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। वही वेयर हाउस फैसिलिटी ऑफ एयर कार्गो के बारे में कही गई, जो बागवानी उत्पादन होते हैं खाद्य में, बागवानी सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और वेयर हाउसिंग की उन्नत सुविधा प्रदान करना। वही आप देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और डेवलपमेंट पे भी बात कही गई है कि हम फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे रिफॉर्म करेंगे और उसे डेवलपमेंट कैसे होगा। इसमें कहा गया एफडीआई, इस बजट में याद रखेंगे एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% कर दिया गया। पहले था 74% तक एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता था, अब भारत सरकार अनाउंस किया है इस बार के बजट में 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में होगा। वही ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में बात कही गई कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर ढांचा को विकसित करेगा। कौन, सार्वजनिक बैंक, जितना भी सरकारी बैंक है उस बैंक के बारे में बात कही गई है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ एसेट, एक इंडेक्स जारी किया जाएगा जिसमें सभी राज्यों में ना एक प्रतिस्पर्धा जो सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए, ताकि सभी राज्य ना एक प्रतिस्पर्धा के तहत आगे बढ़े कि राज्यों में निवेश की मात्रा कितना है। तो प्रत्येक राज्य क्या करेगा ना, मान लीजिए महाराष्ट्र अगर निवेश में सबसे ज्यादा है तो बगल वाला राज्य कर्नाटका है, आपको केरला है या आपको मध्य प्रदेश है, ये सब क्या होगा ना कंपटीशन करेगा अपने राज्य में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा लाए, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो, प्लांट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है कि यहाँ रोजगार दे सके। तो उस तरह के एक सूचकांक इंडेक्स के शुरू करने की बात कही गई है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट के बारे में। वही जन विश्वास बिल, ये क्या है, इसमें कहा गया है कि व्यापार को आसान बनाने के लिए बहुत सारे लगभग 100 से अधिक प्रावधान है जो आपराधिक कृति के, आपराधिक मामले के हैं, उसे गैर आपराधिक करेगा। तो ये 4 बातों को याद रखेंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म की बात कही गई इस बार के बजट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर और जन विश्वास बिल, है ना, इसे याद रखेंगे। और ग्रामीण बैंक में जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में, इस बार का डायरेक्ट टैक्स में क्या मिला है जो बहुत न्यूज में दिख रहा है और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया कि 12 लाख कैसे है, जिसका उससे ज्यादा होगा 12 लाख से 1 लाख कम होगा, 1 रुपया ज्यादा होगा तो क्या उसको टैक्स पूरा देना पड़ेगा। इसे हम आज एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स को कि और ये इफेक्ट पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से। यहां समझ लीजिए कि जो टैक्स इस साल का टैक्स जो है 31 मार्च तक जो है वो तो पुराने स्लैब रेट जो था उसी पे देना पड़ेगा। ये जो नया जो लाया गया रिजीम आया, नया टैक्स रिजीम है, ये आपको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए, इसे याद रखेंगे। ये पुराने वाले को देना ही पड़ेगा इस साल, पुराने वाले टैक्स स्लैब। इसमें कही गई पहली बात है कि नो पर्सनल इनकम टैक्स फॉर इनकम अप टू 12 लाख, मतलब जिसका पर्सनल इनकम 12 लाख तक है उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या फिर जिसको सैलरी इनकम आता है, अगर उसका 12,76,000 रुपया अगर सालाना मिलता है सैलरी से, उसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसे भी टैक्स जो है पेबल 0 होगा। इसे हम समझते हैं। दूसरा है कि लिमिट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन डबल। पहले क्या था, जब बैंक में पैसा रखते थे अगर वो 50,000 रुपया तक होता था तो उसमें टैक्स डिडक्शन करना बैंक करता था कि टैक्स काट के बैंक देता था ब्याज। लेकिन अब क्या कर दिया है सीनियर सिटीजन को कि जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए आप 1 लाख रुपया तक अगर ब्याज होता है तो उस पर टैक्स नहीं काटेगा, उससे ज्यादा होगा तो काटेगा। तो डबल कर दिया है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात करी गई। वही तीसरा कहा गया है कि एनुअल लिमिट जो है पहले था 2,40,000 रुपया टीडीएस ऑन रेंट। 3 बातों की याद रखेंगे। और इसमें टैक्स रिफॉर्म की बात भी कही गई है बजट में, जो वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक में इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, ताकि इसमें डायरेक्ट टैक्स में जो है ना उसमें चेंजेस किया जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स बिल पास होगा। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अब यहाँ देखते हैं
इस बार का जो नया इनकम टैक्स जो रेट स्ट्रक्चर है क्या है, 4 लाख तक जिसका है वो वहां पे नो टैक्स, जीरो दे है। वही 4 लाख से 8 लाख तक है उसे 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक है उसको 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख तक उसको 15% है। 16 लाख से 20 लाख तक के लिए है 20%। वही 20 लाख से 24 लाख के लिए है 25%। और जिसका 24 लाख से अधिक इनकम टैक्स है उसको 30% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कही गई कि 12 लाख पे तो पैसे नहीं लगेगा, यहाँ पे तो 8 लाख पे ही पैसा लग रहा है, 10% है, 4 लाख पे 5% है। यहाँ पे कैसे, तो हम इसे एग्जाम्पल लेते हैं समझ। मान लेते हैं किसी का इनकम है 13 लाख रुपया सैलरी मिलता है सालाना, ठीक है। किसी व्यक्ति को 13 लाख रुपया सालाना सैलरी आ रहा है। अब 13 लाख पे सैलरी आ रहा है उसको, अब हम तो 12 लाख इसलिए 13 लाख लिखे यहाँ पे। आप देख लीजिए 0 से लेकर के 4 लाख तक का उसको तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से लेकर 4 लाख उसको 0 रुपया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाई जिसमें 4 लाख से लेकर 8 लाख तक उसको 5% है, तो 4 लाख का कितना हो जाएगा 5%, 20,000 रुपया। वही 8 लाख से 12 लाख तक के लिए 10% कहा गया है, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 लाख का 10% 40,000 रुपया। और वही आप तो यहाँ पे इसका 13 लाख है, तो 12 लाख से 13 लाख कितना हो गया, तो 1 ही लाख बढ़ा। तो इसमें कहा गया है कि जिसका सैलरी इनकम आता है, अगर उसका 12,75,000 रुपया सैलरी आता है तब तक उसका जीरो है। लेकिन इसको तो कितना हो गया यहाँ पे, इसको तो हो गया आपको यहाँ पे 1,13,00,000 रुपया होगा। तो इसमें से 75,000 रुपया घटा लेंगे 1 लाख में से, और जो 25,000 बचेगा उसका 15%, उसका जो है 15% है, उसका निकलेगा 3,750 रुपया। तो जिसका 12,75,000 रुपया सैलरी है उसका 0 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिसका मात्र 25,000 रुपया एक्स्ट्रा सैलरी आ जाएगा 13 लाख रुपया, उसको टैक्स टोटल देना पड़ेगा 63,750 रुपया। ये मत समझिएगा कि 25,000 रुपया टैक्स लगेगा, नहीं। वो डिडक्शन किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो सैलरी मिलता है उसको अगर उससे बढ़ गया ना, तो उस पे नहीं कि पूरा पे माइनस कर देगा, नहीं, सिर्फ 75,000 रुपया सैलरी से घटा करके जो बचेगा उस सब पे टैक्स लगेगा। 20,000 रुपया भी देना पड़ेगा, 40 भी देना पड़ेगा, और जो 75 माइनस करके 25 पे 15% लगा है, जो 3,750 वो भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका टोटल सैलरी हो जाएगा 63,750 रुपया। वही अगर किसी का पर्सनल इनकम टैक्स आता है 12 लाख तक, उसको क्यों टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसको रिबेट मिलेगा 60,000 रुपया का, जो अंडर इनकम टैक्स का जो सेक्शन 87A के तहत उसको रिबेट मिलेगा 60,000 रुपया का, तो उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वही उसमें 12,10,000 रुपया भी सैलरी हो जाएगा उसका, तो वो सिर्फ रिबेट 87A के तहत मिलेगा, जिसका 12 लाख रुपया है पर्सनल इनकम के लिए। और जिसका सैलरी से इनकम आता है उसको 12,75,000 रुपया तक नो टैक्स, 75,000 से बढ़ेगा तो उसमें से 75,000 माइनस करके जो बचेगा सब पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत सारा कंफ्यूजन था, इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल के तहत आपको हम बता दिए। चलिए आगे देखते हैं कि मेजर एलोकेशन कहाँ सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया गया, किस किस प्रोजेक्ट में और किस किस डिपार्टमेंट में देखते हैं। सबसे ज्यादा भारत सरकार का खर्चा होगा, जो इस बार का खर्चा है एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, 50,65,345 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट में, 12,76,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पे डिफेंस में जा रहा है 4,91,000 करोड़। मेजर सब्सिडी में जा रहा है, पेंशन में है, रूरल डेवलपमेंट में। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहा गया है कि भारत को डेवलप होने के लिए, विकसित भारत बनने के लिए जो की प्रिंसिपल, जो 6 स्तंभ की बात कही गई, इसको प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत कहा गया है इस बार के बजट में। इसे हम देखते हैं कि अगर भारत को डेवलप करना है 2047 तक, तो कौन सा 6 स्तंभ ऐसा है जिसे मजबूत करना पड़ेगा तो ही डेवलप कर पाएगा। पहला कहा गया है एग्रीकल्चर एक्सीलेंस के बारे में, हमें कृषि में आगे बढ़ना पड़ेगा और कृषि का योगदान हमारे देश का जीडीपी में बढ़ना। दूसरा कहा वुमन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बारे में कहा गया कि 70% वुमन को इकोनॉमी में एक्टिविटीज के लिए, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है महिलाओं के 70% की भागीदारी की जरूरत है हमारे विकसित भारत बनने के लिए। वही स्किल लेबर कहा गया कि 100% स्किल लेबर चाहिए एकदम मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। जितना भी अनस्किल लेबर नहीं चलेगा, स्किल लेबर चाहिए, तो ही हम विकसित भारत की कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस, हमारे प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ केयर एक्सेस होना चाहिए, जो हमारे भारत में बहुत ही अभी कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम है। एजुकेशन हेल्थ तो बहुत ही कमजोर है, जैसे इंश्योरिंग हाई क्वालिटी का हेल्थ एक्सेस मिले, अफोर्डेबल मिले और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मिले, अफोर्ड कर सके, जो आम जनमानस है वो अफोर्ड कर सके, कुछ भी बीमारी हो उसको एक्सेस मिल सके, सही टाइम पे दवा मिल सके, इलाज हो सके, वो उस इलाज को खर्चे का वहन कर सके, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कही गई है। प्राइमरी स्कूल जो हमारे भारत में बहुत ही पुअर है, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो पीजी है बाहर और उसके बाद का पीएचडी एमफिल वगैरह उस सब की नहीं, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं,
बहुत ही जो राज्यों में तो खासकर बहुत ही पार्टिसिपेशन है, नामांकन है, बच्चे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने का जो स्तर है ना वो हाई नहीं है। उस पे राज्यों को, सरकारों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और इस बजट में उस पे भी बात कही गई है कि सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसी पे कही गई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। वही जीरो पॉवर्टी, गरीबी एक भी ना होना चाहिए, इंश्योरिंग नो वन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं जिए। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए 6 प्रिंसिपल को मजबूत, ये 6 स्तंभ मजबूत होगा तो ही भारत विकसित हो सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बजट पे जो भी की पॉइंट था, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जिस स्कीम के बारे में बात कही गई है, उस सारे डेटा को, कहाँ जो है फिजिकल डिफिसिट के बारे में, हमारा पैसा कहाँ से कितना आ रहा है ना, कितना रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड कितना है, वो सभी का डेटा दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे रट जाना है। जो जो की पॉइंट है, जिस इस नए नए स्कीम के बारे में जिक्र कहा गया है, को रट जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखना है, अगर विकसित भारत के प्रिंसिपल पे सवाल भी आ सकता है, कितना है, 6 का नाम दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। 4 इंजन क्या है, जो इस बार के बजट में 4 इंजन का आ गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ये चारों के बारे में हम उस चारों में किन किन योजना के बारे में जिक्र की गई है योजना बजट में, उसको हम देखना है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके, और आपके लिए बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए ये इनफ हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।